Hello students, welcome back to our YouTube channel राहुल सर बायो त्रिवेदी। कैसे हैं सभी आप? आशा करता हूं कि अच्छे ही होंगे। लेकिन ये चैप्टर आपको अच्छा नहीं लग रहा है ना? अरे बेटा, ये चैप्टर बड़ा की चैप्टर है। देखो, बायोमॉलिक्यूल अगर आपको नहीं आया तो आपको मॉलिक्यूलर इनहेरिटेंस में दिक्कत हो जाएगी, वहां भी डीएनए आरएनए मिल जाएगा। या अगर बेसिक्स नहीं पता चले तो केमिस्ट्री में एक बायोमॉलिक्यूल चैप्टर वहां भी फंसो गया, तो इतनी जल्दी थोड़ी समझ में आएगा। कोशिश भी नहीं कर रहे हो, है ना? चलिए, पढ़ना तो पड़ेगा ही। तो बच्चों, आज हम लोग स्टार्ट करेंगे लाइन टू लाइन एनसीईआरटी बैच में बायोमॉलिक्यूल्स का लेक्चर नंबर 3। और इसमें आज हम लोग बात करने वाले हैं बेसिक रूप से अमीनो एसिड की। इसकी बात करेंगे आज हम लोग। बेसिक रूप से बेटा बात करने वाले हैं आज हम लोग अमीनो एसिड की। पिछली क्लास में अभी तक हम लोगों ने पढ़ा, क्या पढ़ा था कि लिविंग टिश्यू में कौन कौन से कंपोनेंट पाए जाते हैं और उनको कैसे आइसोलेट करते हैं। इसके अलावा भी हम लोगों ने पढ़ा वहां पर कि मैक्रोमॉलिक्यूल्स क्या होता है, माइक्रोमॉलिक्यूल्स क्या होता है। फिर प्राइमरी मेटाबोलाइट्स और सेकेंडरी मेटाबोलाइट्स के बारे में भी स्टडी की जा चुकी। अब हम लोग आगे के लेक्चर में बात करेंगे अमीनो एसिड, लिपिड, प्रोटीन्स, कार्बोहाइड्रेट्स, इसके बाद न्यूक्लियोटाइड्स, देन एंजाइम। तो चलिए, आज हम लोग बेसिकली बात करने वाले अमीनो अम्ल की। सबसे पहली बात कि अमीनो अम्ल है क्या। अमीनो एसिड या हम लोग बात करेंगे अमीनो अम्ल की। थोड़ा सा केमिस्ट्री टाइप लगेगा, बायोलॉजी टाइप कम लगेगा। अमीनो एसिड क्या है? तो सबसे पहला इसका आंसर होता है कि अमीनो एसिड इज अ ऑर्गेनिक कंपाउंड। यह रासायनिक यौगिक है। दूसरी बात, ये यूनिट ऑफ प्रोटीन है। प्रोटीन की इकाई है। कभी कभी या जनरली इनको हम लोग अल्फा अमीनो एसिड भी कहते हैं। क्या कहते हैं इनको हम लोग? अभ्यास से बहुत ध्यान से, इनको हम लोग कहते हैं अल्फा अमीनो एसिड। क्यों कहते हैं इनको अल्फा अमीनो एसिड? क्यों कहते हैं? देखो, इसलिए बेटा बोलते हैं इनको अल्फा अमीनो एसिड क्योंकि जैसे ये एक सिंगल कार्बन है,
ये सिंगल कार्बन देख रहे हो ना। अब कार्बन की 4 वैलेंसी होती, 1, 2, 3 और 4। इसमें एक वैलेंसी इनकी जो होती है वो अमीनो एसिड से या अमीनो ग्रुप से, अमीनो एसिड नहीं, अमीनो ग्रुप से NH3 लगा। दूसरी तरफ इसमें एक कार्बोक्सिलिक ग्रुप COOH। क्लियर हुआ। अगली वैलेंसी ये फिल करते हैं जनरली H से, हाइड्रोजन आयन से। और चौथी वैलेंसी जो होती है वो होता है एल्किल मूलक R। और ये सारे के सारे एक ही कार्बन पर व्यवस्थित होते हैं, अल्फा कार्बन पर व्यवस्थित होते हैं, इसलिए इनको हम अल्फा अमीनो एसिड कहते हैं। अल्फा अमीनो एसिड called due to containing an amino group and a carboxylic group। क्लियर हो गई बात इतनी। अब किसी भी अमीनो एसिड में जो R है ये सब में अलग अलग हो सकता है, या अमीनो एसिड में जो बदलाव होता है, भिन्न प्रकार के जो अमीनो एसिड होते हैं वो R पर अलग अलग ग्रुप के या पदार्थ के या एलिमेंट्स के जुड़ने के कारण होता है। क्लियर हो गई इतनी बात? इतनी बात समझ में आई कि नहीं आई? तो ये वाली बात यहां पे जाएगी कि बेस्ड ऑन द R group, there are many amino acids दोबारा से हमारी बात को एक बार सुन लें। छोटी छोटी बातें हैं लेकिन बड़ी मोटी बातें हैं। सबसे पहली बात कि आज हम पढ़ रहे हैं अमीनो अम्ल। सबसे किसी ने पूछा कि अमीनो अम्ल क्या है, तो अमीनो अम्ल रासायनिक यौगिक है। इनका हमसे क्या लेना देना है बायोमॉलिक्यूल्स में? इनका हमसे लेना देना यह है कि जितनी भी प्रोटीन्स होती हैं वो सारी अमीनो अम्ल से मिलकर के बनी होती है। रासायनिक दृष्टिकोण से इनको हम क्या कहते हैं? अल्फा अमीनो एसिड कहा जाता है। अल्फा अमीनो एसिड कहने का कारण क्या है कि अल्फा कार्बन पर या सिंगल कार्बन पर, एक ही कार्बन पर इनमें एक अमीनो ग्रुप और एक कार्बोक्सिलिक ग्रुप उपस्थित होता है। तीसरी वैलेंसी ये H से और चौथी ये R एल्किल मूलक लगा होता है और ये वेरिएबल होता है। R की जगह पर अलग अलग प्रकार के एलिमेंट्स जुड़ करके अमीनो अम्ल को वेरिएशन या भिन्नता प्रदान करते हैं। इसी R ग्रुप के कारण विभिन्न प्रकार के अमीनो अम्ल पाए जाते हैं। आई थिंक माई पॉइंट इज क्लियर नाउ। अब हम लोग ये बात करते हैं कि हमारे शरीर में जितने भी प्रोटीन्स हैं वो कुल मिलाकर के 20 से 21 प्रकार के अमीनो अम्ल से मिलकर के बने होते हैं। कितने? 20 से 21 प्रकार के अमीनो अम्ल से सैकड़ों हजारों प्रकार की प्रोटीन बनी होती है। कैसे बनी होती है सब? जैसे बेटा अल्फाबेट्स होते हैं ना, ABCD, तो उसमें जो अल्फाबेट्स है उनकी संख्या कितनी? केवल 26। लेकिन वो 26 लेटर कभी खत्म नहीं होते, पूरी दुनिया लिख डाली है। अदल बदल के, क्रम बदल करके वो शब्द आते रहते हैं और अल्फाबेट्स के आने से शब्द बदलते रहते हैं। इसी प्रकार से हमारे शरीर में जितनी भी प्रकार की, सैकड़ों प्रकार की जो प्रोटीन्स पाई जाती है, वो सैकड़ों प्रकार की प्रोटीन्स केवल 20 से 21 प्रकार के अमीनो अम्ल से मिलकर के ही बनी होती है। इनके नाम आपको याद करने पड़ेंगे।
अब आप सोच रहे होंगे कि सर आप तो ऊपर लिखे हुए लाइन टू लाइन एनसीईआरटी में नहीं है, ये हमें भी पता नहीं है, लेकिन ये आगे वाली एनसीईआरटी में जब आप जेएनटी कोड पढ़ोगे तो इनके नाम आपको याद रखने बहुत जरूरी हो जाते हैं, वरना जेएनटी कोड नहीं आएगा। क्लियर हुई बात? चलिए, कौन कौन से पाए जाते हैं? हमारे शरीर में पाए जाने वाले जो अमीनो अम्ल हैं वो है ग्लाइसिन, एलेनिन, सेरीन, सिस्टीन, एस्पार्टिक एसिड, ग्लूटामिक एसिड, एस्प्राजीन, ग्लूटामाइन, मेथियोनाइन और इसके अलावा थ्रियोनिन, वैलिन, ल्यूसीन, हिस्टिडीन, आर्जिनाइन, फिनाइल एलेनिन, टायरोसिन, ट्रिप्टोफान एंड प्रोलिन। ये 20 हो गए। एक बार दोबारा से देख ले, मैंने हिंदी भी लिख दी है इनकी। बेटा ग्लाइसिन, एलेनिन, सेरीन, सिस्टीन, एस्पार्टिक एसिड, ग्लूटामिक एसिड, एस्प्राजीन, ग्लूटामीन, मेथियोनाइन, थ्रियोनाइन और इसके बाद वैलिन, ल्यूसीन, आइसोल्यूसीन, लाइसिन, हिस्टिडीन, आर्जिनिन, फिनाइल एलेनिन, टायरोसाइन, ट्रिप्टोफान एंड प्रोलिन। केवल यही 20 प्रकार के अमीनो अम्ल हैं और इन्हीं 20 प्रकार के अमीनो अम्ल से हमारे शरीर में पाई जाने वाली हजारों प्रकार की प्रोटीन्स बनती है, सैकड़ों प्रकार। इसीलिए मैंने सबसे पहले एक बात लिखी थी वहां पर ऊपर। क्या लिखा था मैंने बात ये बेटा लिखी थी कि ये प्रोटीन की इकाई होते हैं। चलिए अब आगे की बात करते हैं। तो पूरी बात पूरी ऊपर वाली समझ गए आप? क्या ऊपर वाली बात समझनी थी कि अल्फा कार्बन पर HCOOH NH2 ग्रुप लगा होता है और इसमें एक ये R अलग से लगा होता है। इस R के वजह से प्रोटीन जो होती है या प्रोटीनेसियस जितने भी अमीनो एसिड होते हैं वो अलग अलग प्रकार के हो सकते हैं। मैंने क्या कहा? ये वाला R की बात कर रहे हैं। ये R ग्रुप in these proteinaceous amino acid these proteinaceous amino acid is variable। कैसा होता है बेटा? ये परिवर्तनशील होता है। अब इसकी परिवर्तनशीलता के कारण जो अमीनो एसिड होते हैं इनका नेचर चेंज हो जाता है। जैसे फॉर एग्जाम्पल देखिए COOH NH2 H। अब अगर R की जगह पर H लगा दिया जाए, वैसे यह R इसीलिए क्योंकि यह सब जगह बदल जाता है। अब अगर किसी अमीनो एसिड में 2 जगह पर H लगा है, इसका मतलब इस प्रकार का जो अमीनो एसिड है ये कैसा है? बेसिक है। कैसा बेटा? क्षारीय है। अब क्वेश्चन में कैसे आएगा? विच इज द बेसिक अमीनो एसिड? इनमें से कौन सा क्षारीय अमीनो अम्ल है? तो इसका मतलब अब आपको यहां पर एक एग्जाम्पल भी याद रखना पड़ेगा और वो एग्जाम्पल है ग्लाइसिन।
ग्लाइसिन एक क्षारीय प्रकार का अमीनो एसिड है। दूसरा एग्जाम्पल देखें, अगर मान लेते हैं कि इस अल्फा कार्बन पर COOH और इसके साथ साथ NH2H और R की जगह इस बार हम लगा देते हैं, यहां पर एक मेथाइल ग्रुप लगा देते हैं, CH2 लगा दिया गया। क्या लगा दिया मैंने? मेथाइल ग्रुप लगा दिया ऐसे। अब अगर मेथाइल ग्रुप यहां पे लगा हुआ है तो इस प्रकार का जो अमीनो एसिड होगा वो हो गया एसिडिक या अम्लीय प्रकार का अमीनो अम्ल। फिर वही बात आती कि इसका एग्जाम्पल, तो इसके एग्जाम्पल की अगर बात करें तो ये एलेनिन। एलेनिन एक अम्लीय प्रकार का, एलेनिन एक अम्लीय प्रकार का क्या है? एक अम्लीय प्रकार का अमीनो अम्ल है। एक और बात हम आपको बताते हैं, एग्जाम्पल और बताते हैं इसका। नंबर 3 की अगर बात करें, जैसे अल्फा कार्बन 4 वैलेंसी, अब ये COOH NH2 ग्रुप यहां पे लगा, यहां पे उसका H लगा और R की जगह फिर परिवर्तन किया जाए, यहां पे हम लगा देते हैं हाइड्रोक्सी मेथाइल ग्रुप CH2OH। ये क्या है? ये है हाइड्रोक्सी मिथाइल ग्रुप। किसकी जगह लगा बेटा? R की जगह लगा। समझ गए? अब इसका नाम क्या हो गया? अब इसका नाम हो जाएगा सेरीन। तो बेटा ये सेरीन जो होता है ये ना तो एसिडिक है और ना ही बेसिक है, ये कैसा है? न्यूट्रल है, उदासीन है। कुल मिलाकर के इतनी देर बात को समझने या इतने सारे स्ट्रक्चर समझने के बाद एक निष्कर्ष निकला। क्या निष्कर्ष निकला? कि बायोमॉलिक्यूल ऐसे इतनी जल्दी समझ में आने वाला नहीं है, ये निष्कर्ष निकला। अरे ये तो मैं मजाक कर रहा हूं बेटा। निष्कर्ष ये निकला कि द फिजिकल एंड केमिकल प्रॉपर्टी ऑफ अमाइनो एसिड बेस्ड ऑन द कार्बोक्सिलिक एंड अमाइनो ग्रुप। किसी भी अमीनो अम्ल का स्वभाव उसमें पाए जाने वाले अमीनो ग्रुप, कार्बोक्सिलिक ग्रुप या R ग्रुप पर निर्भर करता है, जिसके आधार पर ये एसिडिक, बेसिक या न्यूट्रल हो सकते हैं। इंग्लिश में लिख दूं क्या? चलो लिख देते हैं। द फिजिकल
and chemical nature of an amino acid based on the number of amino group or carboxylic group or R functional group. कुछ एग्जाम्पल और याद कर लो, जैसे ग्लूटामिक एसिड, ये काम आएंगी। ग्लूटामिक एसिड, अब हिंदी क्या है इसकी ताक रहे हो यार, हिंदी में केवल अम्ल हो जाएगा, ग्लूटामिक अम्ल हो जाएगा। ये कैसा होता है? एसिडिक इन नेचर होता है। इसी प्रकार अगर हम बात करें लाइसिन की, किसकी बात करें बेटा? लाइसिन की बात करें तो लाइसिन एक बेसिक प्रकार का क्षारीय। अगर हम बात करें वैलिन की तो ये एक न्यूट्रल। उदासीन, ये एनसीईआरटी के एग्जाम्पल है, उदासीन प्रकार का एक अमीनो अम्ल होता है। इसके अलावा टायरोसिन, फिनाइल एलेनिन, और ट्रिप्टोफान, ये सभी एरोमेटिक टाइप ऑफ अमाइनो एसिड होते हैं। इतनी बात क्लियर हो गई। अब चलते हैं आगे की बात की ओर। तो जब आगे की बात करें, और आगे की बात समझना जरा बात को। ये क्वेश्चन भी आता है कि ज्यूटर आयन किसे कहते हैं, या ज्यूटर आयन का नेचर अमीनो एसिड में क्या होता है। A particular property of amino acid is the ionizable nature of NH2 and COOH group. Hence, in a solution of different pH, the structure of amino acid change. और ये जो आयोनाइजेशन की इनकी प्रवृत्ति है, जो इनका नेचर है, उसी को हम कहते हैं ज्यूटर आयन। मैंने क्या कहा? अमीनो अम्लों का एक विशेष गुण है कि ये NH2 ग्रुप और COOH ग्रुप यानी कार्बोक्सिलिक समूह आयनीकृत प्रवृत्ति के होते हैं। किसी भी अमीनो एसिड में पाया जाने वाला अमाइनो ग्रुप और कार्बोक्सिलिक ग्रुप जो होता है वो आयनिक नेचर का होता है। और यही कारण है कि जब किसी अमीनो एसिड को अलग अलग पीएच पे रखा जाता है या अलग अलग प्रकार के विलयनों में रखा जाता है, पीएच वाले विलयनों में रखा जाता है, तो अमीनो अम्ल की संरचना परिवर्तित हो जाती है। और इसी को हम क्या कहते हैं? ज्यूटर आयनिक प्रभाव कहते हैं। किसका? अमीनो अम्लों का ज्यूटर आयनिक प्रभाव कहा जाता है। क्लियर हुआ? एक बार और समझो, बहुत जरूरी बात है ये। चलो इसकी हिंदी भी लिख देते हैं। मैंने क्या कहा आपसे? मैंने कहा कि अमीनो अम्लों का
अमीनो अम्लों का एक विशेष गुण है कि इनमें उपस्थित अमीनो ग्रुप तथा कार्बोक्सिलिक समूह आयनीकृत प्रवृत्ति के होते हैं, यानी आयन बनाते हैं। ठीक है। अब इस आयनाइजिक नेचर के कारण ये अलग अलग पीएच वाले विलेन में अलग अलग संरचना प्रदर्शित करते हैं। जैसे ये आप देख रहे हो कि यहां पर जो बीच में रेड कलर से लिखा हुआ है, ये ज्यूटर आयनिक प्रभाव, यहां पर इस रिएक्शन में किसी भी अमीनो अम्ल का ज्यूटर आयनिक प्रभाव दर्शाया गया। तो बच्चों, इस तरीके से अमीनो एसिड के बारे में हम लोगों ने पूरी जानकारी ली। एक बार इसको चलते चलते जल्दी से फिर पूरी बात को समझ लेते हैं। सबसे पहली बात थी कि अमीनो अम्ल क्या है। तो अमीनो अम्ल बेटा एक प्रकार के रासायनिक यौगिक होते हैं। ये किसी भी प्रोटीन की इकाई है। इनको हम अल्फा अमीनो अम्ल भी कहते हैं। अल्फा अमीनो अम्ल कहने का कारण क्या था कि अल्फा कार्बन पर एक अमीनो ग्रुप और एक कार्बोक्सिलिक ग्रुप उपस्थित होता है, ये कंपलसरी है। एक वैलेंसी को एच से पूरा किया जाता है और यहाँ पर जो आर लगा होता है ये आर एल्किल मूलक है और ये अलग अलग प्रकार के अमीनो अम्लों में अलग अलग प्रकार का होता है। इसी आर फंक्शनल ग्रुप के कारण हमारे शरीर में पाई जाने वाली जितनी भी प्रोटीन्स होती हैं उनमें उनका निर्माण 20 या 21 प्रकार के अमीनो अम्लों से होता है। और वो अमीनो अम्ल ये हैं जैसे ग्लाइसिन, एलेनिन, सेरीन, सिस्टीन, एस्पार्टिक एसिड, ग्लूटामिक एसिड, एस्पराजीन, ग्लूटामीन, मेथियोनिन, थ्रियोनिन, बेरिन, ल्यूसीन, आइसोल्यूसीन, लाइसिन, हिस्टीन, आर्जिनिन, फिनाइल एलेनिन, टाइरोसिन, ट्रिप्टोफान और प्रोलिन्स। इसके बाद हम लोगों ने बात की थी कि इस आर फंक्शनल ग्रुप के परिवर्तन के कारण जो अमीनो अम्ल होते हैं उनका नेचर भी अलग अलग हो जाता है। यानी नंबर ऑफ अमीनो ग्रुप, नंबर ऑफ कार्बोक्सिलिक ग्रुप या फंक्शनल ग्रुप के प्रभाव के कारण ये एसिडिक, बेसिक या न्यूट्रल प्रकार के हो सकते हैं। जैसे हमने यहां पर बताया कि अगर H लगा दिया जाए तो ग्लाइसिन हो गया, ये क्षारीय हो गया। अगर यहाँ पर मेथाइल ग्रुप R की जगह पे लगा हो तो ये क्या हो गया, एसिडिक अम्लीय हो जाएगा। और यदि हाइड्रोक्सी मेथाइल ग्रुप लगा होता है R के पास तो इससे हम कहते हैं न्यूट्रल या उदासीन प्रकार का अमीनो अम्ल। अब इसके बाद हमने बात की थी आपसे किसी भी अमीनो अम्ल का स्वभाव उसमें पाए जाने वाले NH2 कार्बोक्सिलिक और R ग्रुप के पर निर्भर करता है। कुछ एग्जाम्पल एनसीईआरटी के थे, जैसे ग्लूटामिक एसिड अम्लीय होता है, लाइसिन क्षारीय होता है, वेलिन उदासीन होता है और इसी प्रकार टाइरोसिन, फिनाइल एलेनिन, ट्रिप्टोफान बच्चों जो होता है ये एरोमेटिक नेचर के होते हैं। फाइनली हमने बात की ज्यूटर आयन प्रभाव की। तो ज्यूटर आयन प्रभाव में आपको बताया गया कि किसी भी अमीनो अम्ल में पाए जाने वाले अमीनो ग्रुप तथा कार्बोक्सिलिक ग्रुप आयनिक प्रभाव की प्रवृत्ति रखते हैं। और यही कारण है कि जब किसी अमीनो अम्ल को अलग अलग प्रकार के पीएच वाले विलेन में रखा जाता है
तो ये अपनी संरचना को बदल लेते हैं और इस प्रकार संरचना बदलने की आदत को ही हम ज्युतिन आयनिक प्रभाव कहते हैं। बात समझ में आ गई। अगली क्लास में हम मिलेंगे आपको प्रोटीन के साथ, प्रोटीन के स्ट्रक्चर के साथ, और तब तक के लिए राम राम। फिर मिलते हैं, बाय बाय।